अमेठी में बीजेपी आईटी सेल के जिला संयोजक संजीव तिवारी उर्फ अंशु को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि संजीव तिवारी ने ही मुहर्रम के जुलूस में लगे विवादित नारों का वीडियो वायरल किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। मुस्लिम लड़कों पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारों का आरोप लगा था। जुलूस में शामिल लड़कों ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना होगा का नारा लगाया था। बीजेपी आईटी सेल के जिला संयोजक संजीव तिवारी उर्फ अंशु की तहरीर पर मुसाफिर खाना कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। संजीव तिवारी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उनके मोबाइल पर सैकड़ों नंबरों ने फोन कर लगातार जान से मारने की धमकी दी है। अमेठी पुलिस सभी नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर जांच पड़ताल में जुटी है। मुसाफिर खाना खाने के सामने कुछ आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, जिसका वीडियो मैंने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था। तब से मेरे पास कॉल आ रही है, देश से आ रही है, विदेश से आ रही है, जिसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार माँ बहन की गाली दी जा रही है। फ़ोन करके बार बार हर घंटे पे फ़ोन किया जाता है। 6-7 फ़ोन आते हैं हर घंटे पे, 2 घंटे पे, जिसमें गाली दी जाती है। फ़ोन उठाते ही जान से मारने की धमकी दी जाती है। सहारनपुर में धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने वाले मुस्लिम टीचर पर एक नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि बच्ची को डरा धमकाकर वो रेप किया करता था। परेशान होकर पीड़ित नाबालिग ने अपनी मां को ये पूरी की पूरी आपबीती सुनाई है। पीड़ित परिवार ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद नाबालिग बच्ची का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र अंतर्गत एक वादी पक्ष आते हैं अपनी बेटी को लेकर। जो बेटी नाबालिग है, 14 से 15 वर्ष उसकी उम्र होती है, और उसके द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक मुस्लिम पुरुष है जिसने उसको पढ़ाई कराने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया और पिछले कुछ समय से करता आ रहा है। सदर बाजार थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका बच्ची का मेडिकल कराया, और जो इसमें मुख्य अभियुक्त था अफजाल पुत्र इकराम, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और मेरठ में भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार डाला। परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई बहन के बीच विवाद हो गया। इसके बाद भाई ने कुल्हाड़ी से वार करके बहन की ही हत्या कर दी। पिता ने अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। मामला रुहासा गांव का है। 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। जो उनका भाई है उनके खिलाफ इनके पिता ने तहरीर दी है और अपने ही पुत्र के खिलाफ अपनी ही पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसमें तहरीर दी है, जिसमें कि थाना दौराला पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये घटना में जो अभियुक्त है वो तुरंत ही फरार हो गया था, उसकी तलाश की जा रही है। और मथुरा में कुकर्म और हत्या के दोषी को सजा मिली है। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 9 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या के बाद पेड़ से लटकाई लाश। पीड़ित और आरोपी पक्ष में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। और मथुरा में 2 साल पहले कुकर्म के बाद हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा हुई है। 9 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या हुई थी और लाश पेड़ से लटकी मिली थी। परिवार वालों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने 22 जून को पोस्टमार्टम कराया। इसमें बच्चे के साथ कुकर्म और उसकी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा अभियुक्त दरियाब को सजा से दंडित किया गया है, जिसमें कि 302 और 377 की सजा है, और धारा 6 में जो पॉक्सो एक्ट की धारा है उसमें मृत्युदंड, और 377 में 20,000 रुपए अर्थदंड से, और 302 में 1 लाख, यानी कि 1,20,000 रुपए अर्थदंड और मृत्युदंड से दंडित किया गया है। और लखीमपुर खीरी में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब दुल्हन के बड़े भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मामला मैलानी कस्बे के सलामत नगर का बताया जा रहा है, जहां शादी वाले घर में डीजे बज रहा था, लोग नाच गा रहे थे। तभी दुल्हन का बड़ा भाई अचानक से कुर्सी से लड़खड़ाकर गिर गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना ही वो पहले से बीमार था, ना ही उस दिन उसे कोई तकलीफ थी। शाम को भैया निकले नहा धो के, हाँ, खाना ना खाए और हिचकिया 2 बार, तुरंत छोड़ दिए। अच्छा, बस
सामने डीजे पर भी डांस कर रहे थे। नहीं, डांस में कुछ नहीं लगाए थे, तो डांस में कुछ नहीं है। खाना खा के वो बैठ भाए थे कुर्सी पे बस। अच्छा। शादी भी थी घर में? हाँ, शादी घर में थी, आज आ रही है शादी। अच्छा, बहन की शादी। लखनऊ में होटल के कमरे में एक सराफा कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। मृतक कारोबारी मनोज सोनी लखीमपुर खीरी का रहने वाला था। मनोज सोनी ने अपनी कनपट्टी पर तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मनोज का शव बाहर निकाला है। मौके से पुलिस को तमंचा, कारतूस और 3 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में एक महिला पर प्रेम जाल में फंसाकर लाखों की वसूली का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, लाखों रुपए वसूलने के बाद भी महिला ने मनोज को रेप के फर्जी मामले में जेल भिजवाया। जमानत पर रिहा होने के बाद महिला ब्लैकमेल कर रही थी। महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मनोज ने अपनी दुकान बदल दी थी। महिला को पैसे देने के लिए अपना एक प्लॉट बेच दिया था, जिससे तंग आकर मनोज ने अपनी जान दे दी। सुसाइड करने के बाद मनोज ने इंसाफ की मांग की है। सुसाइड नोट में अपना दर्द बयान करते हुए मनोज ने लिखा है, औरत होने की गलत शक्तियों का फायदा उठाकर मुझे जेल भिजवाया। सुसाइड नोट को फॉरेंसिक के लिए भेजकर सैरपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सैरपुर में स्थित ड्रिप होटल में कमरा नंबर 10 के अंदर एक व्यक्ति ने अपने आप दाहिने कान पट्टी में एक अवैध 315 बोर का कट्टा से गोली चलाकर आत्महत्या किया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर दरवाजा तोड़ के अंदर जब देखा गया तो विक्टिम का पहचान मनोज कुमार सोनी पुत्र रामस्वरूप, जो कि मूलतः लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, इस पहचान हुआ है। और मेरठ में 3 साल के मासूम का अपहरण कर चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव शमशान में पड़ा मिला है। परिजनों ने अपहरण के बाद रेप और उसके बाद हत्या की आशंका व्यक्त की है। मामला थाना भावनपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। गाजियाबाद का रहने वाला परिवार शादी में मेरठ गया था, जहां मंडप में बेटी दुल्हन के पास थी, लेकिन अचानक से गायब हो गई। इसके बाद जब 3 साल के मासूम की खोजबीन की गई तो उसका कहीं अता पता नहीं चला। आज सुबह उसका शव 12 स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट में मिला है। जहाँ पर शव मिला उस पर पुलिस मौके पे पहुंची। जो फील्ड यूनिट की टीम है और सभी अधिकारी हैं वो आए हैं यहाँ पर। कुछ युवकों पर, युवती के जो बालिका है उसके परिजनों ने संदेह जताया। उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है। 3 युवकों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो घटना हुई है उसके संबंध में पैनल से पोस्टमार्टम करवा के सही जानकारी प्राप्त कर इसमें अग्रिम कार्य की जा रही है। नोएडा में नैनीताल बैंक फ्रॉड मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम ने 2 टीमों का गठन किया। साइबर क्राइम की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में कई राज्यों में बैंक खाते खुले थे। अब बैंक के खाते किराए पर देने वाले बैंक साइबर क्राइम टीमों के रडार पर हैं। मामले में भारत सरकार की एजेंसी और आरबीआई भी जांच में जुटी है। नैनीताल बैंक के आरटीजीएस चैनल को हैक कर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 84 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। नैनीताल बैंक फ्रॉड मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, साइबर क्राइम थाने ने अब टीमों का गठन किया है जो जांच करेंगी खातों की, क्योंकि 84 खातों में पैसा आरटीजीएस हुआ और उसके बाद 16 करोड़ रुपए की चपत लग गई। आपको बता दें, प्रथम दृष्टया बैंक के नेग्लिजेंस की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो जांच में अब तक सामने आया उसके मुताबिक जो हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, इन तमाम जगहों पर 84 खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया गया और फिर कैश निकाल लिया गया। आपको बता दें, इस समय हम साइबर क्राइम थाने में ही मौजूद हैं और यहाँ पर 3 एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, जिसमें एक साइबर क्राइम थाना है नोएडा का, इसके अलावा आरबीआई की एजेंसी काम कर रही है और साथ ही भारत सरकार की एक एजेंसी काम कर रही है। शुरुआती जांच में बैंक के नेग्लिजेंस की बात सामने आ रही है। फिलहाल लगातार तफ्तीश की जा रही है और साइबर क्राइम थाने के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, आरबीआई की जांच में भी ये स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल हस्ताक्षर जो हैं वो बैंक के मैच किए, लिहाजा ये पैसा निकला है।
और लखीमपुर खीरी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक किशोर बिहार के कटिहार का रहने वाला है। किशोर के खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरा शातिर अपराधी मनोज लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बैंक से पैसा निकालने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते और साथ ही बैंक में आए लोगों को झांसा देकर पलक झपकते घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से इन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2 लाख कैश, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हो चुका है। उन्होंने जब 40 से ज़्यादा कैमरे का अवलोकन किया है, इनके पैटर्न को देखा या सर्विलांस टीम की जो मदद दी गई, तो पाया कि ये मतलब कि ये दो व्यक्ति हैं इस लूट में शामिल हैं। और जब हम इनके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन किए तो ये अन्य लूट भी का भी इनसे खुलासा हुआ है। जो रिकवरी हुई है 2 लाख से ज़्यादा हुई है और एक मोटरसाइकिल, तमंचे बरामद हुए हैं। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए, इनको प्रभावी कार्रवाई करते हुए सजा दिलाई जाए और इनकी जो भी अवैध संपत्तियां हैं उनको भी जब्तीकरण की कार्रवाई हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और बागपत में हाथों में तमंचा लेकर डीजे पर डांस करते शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो थाना चांदी नगर क्षेत्र के फुलेरा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो बनते हुए देखकर दूसरा शख्स तमंचे को लेकर छुपाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और बड़ी खबर की पंतनगर इंद्रप्रस्थ नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। चिन्हीकरण को मिटाने के आदेश दिए गए हैं। निजी घरों पर चिन्हीकरण की जरूरत नहीं थी। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। बड़ी राहत उन लोगों को जिनके घर चिन्हित हो रहे थे। सर्वे चल रहा था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को बड़ी राहत दी है। निजी घरों पर चिन्हीकरण की जरूरत नहीं थी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज